ठीक, चलो भाई चेक करो तो जल्दी, ऑडियो वीडियो सारा कुछ क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी चेक करो एक बार। ठीक, गुड। चलो, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है। अब देखो ध्यान से, कल तक हम लोग कल तक के क्लास में हम लोगों ने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो था यहाँ तक पूरा का पूरा कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अपना हो चुका है यहाँ से पूरा कंप्लीट। अब हम लोगों को इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक, इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलो आज जल्दी इसको खत्म किया जाए, फिर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट आज ही कर लेंगे। चलो, तो अगला हेडिंग लगाओ इसमें, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। इसी को बोलते हैं वेट। इसका मेरे को कलर चेंज कर लेने दो। ठीक, गुड। इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर इसी को बोला जाएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखो, ये जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का ये जो पार्ट होता है ये हमारे बॉडी के सेल के इनसाइड में होता है, इसी वजह से इसको हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बाहर साइड में, और इंटरनल रेस्पिरेशन और उसके बॉडी के और इनसाइड में होता है, इसी वजह से इसके ये दो नाम तुमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, ये जो दोनों, ये जो रेस्पिरेशन है इसको हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करने वाले हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन को दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, एक हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगला वाला जो हो जाएगा इसमें से ये हो जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हो जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें से एरोबिक रेस्पिरेशन जो रहता है ये रिक्वायर्स ऑक्सीजन, रिक्वायर्स ऑक्सीजन, और यहां पे क्या हो जाएगा, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज नहीं किया जाता है। इस बेसिस पे इसको तो हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई किए हुए हैं इंटरनल रेस्पिरेशन को। इंटरनल रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के हिसाब से दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, एक हो जाएगा एरोबिक, दूसरा हो जाएगा एनएरोबिक। क्लियर हो गया? तो अब यहां से हम लोग चलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी इंटरनल रेस्पिरेशन ह्यूमंस के केस में, मतलब हमारे केस में। हमारे केस में ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है ये होता कैसे है, तो इसके लिए पहले ध्यान से समझो इसको। देखो, सबसे पहला तो हम लोग ये ले लिया अपना सेल, एक सेकेंड, ये हो जाएगा मान लो एनिमल सेल या ह्यूमन बींग्स का ये हो जाएगा सेल। सेल के अंदर में बहुत सारे, ये हो जाएगा न्यूक्लियस, एक ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बस अभी इतना ही देखना है, ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और सेल के इनसाइड में यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको कि हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए मेनली यही दो पार्ट्स सेल के इन्वॉल्व होते हैं, इसी वजह से हमको सिर्फ इन्हीं दोनों पार्ट्स के बारे में लिखना और पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेल, सेल के इनसाइड में जो फ्लूइड कंटेंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है मेनली ये हो जाएगा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद आगे इसमें ध्यान से समझो। सबसे पहला तो हम लोग इसमें ब्लड वेसल लेकर के आए,
ये हो जाएगा ब्लड वेसल। क्लियर? सिमिलर टाइप का ब्लड वेसल एक और यहाँ पे रहेगा, ये मान करके चलो, और कहीं से ये मान लो एक दूसरा ब्लड वेसल हो गया, ये मान लो एक दूसरा ब्लड वेसल। वेट, ये हो गया एक दूसरा ब्लड वेसल। ठीक है, जब भी हमारे बॉडी में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो थ्रू ब्लड, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड उसको कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर के जाने का काम करेगा। अगला ही हम लोग का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, उसमें इसको डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू लेते चलो। अब ये जैसे हो गया एक ब्लड वेसल, ये हो जाएगा दूसरा ब्लड वेसल। यहां से क्या है, ये रेड, एक सेकंड, हाँ विजिबल है, ठीक। तो ये जो रेड कलर है, रेड कलर से ब्लड वेसल को जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हो जाएगा तुम्हारा वेन, सॉरी आर्टरी। और ये जो ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, ये हो जाएगा तुम्हारा वेन। दोनों का जो जंक्शन पॉइंट रहता है, ये जो फॉलन पार्ट बनाया हुआ है, ये हो जाएगा तुम्हारा ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे ब्लड कैपिलरी। अब ध्यान से समझो, एक ब्लड वेसल से मान लो ग्लूकोज आया हुआ है वेट, एक ब्लड वेसल से मान लो C6H12O6 आया, यहां से C6H12O6 ये आ गया यहां से। और दूसरे वाले ब्लड वेसल में समझो, ये जो ग्लूकोज आया हुआ है, ये कहां से आया हुआ है बोलने से, ये विलाई जो एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है पूरे के पूरे डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, विलाई फूड को एब्जॉर्ब करता है। डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद विलाई सारे के सारे फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करेगा और पूरे बॉडी में उसको एसिमिलेट करने का काम करता है। एसिमिलेशन के थ्रू यही जो फूड मटेरियल्स होते हैं, ये रिक्वायर्ड सेल के पास पहुंचेंगे। जिस सेल को उस फूड का रिक्वायरमेंट होगा, उसके पास ये ब्लड वेसल उसको सप्लाई देगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि इस सेल को अभी फूड का रिक्वायरमेंट है, इसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ताकि अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पहुंचा हुआ है ग्लूकोज C6H12O6, ये हो जाएगा दूसरा ब्लड वेसल। ये मान करके चलो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ब्लड वेसल है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ब्लड वेसल अगर होगा तो ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस कंटेन करने वाला है। तो यहां से ये मान करके चलो कि ये ऑक्सीजन का सप्लाई दे दिया इस सेल को। क्लियर हो गया? अब देखो, इस सेल के पास अब फूड भी आ चुका है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी आ चुका है। क्लियर? और ये दोनों के दोनों अभी एंटर किए हुए हैं कहां पे बोलने से, साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, साइटोप्लाज्म में। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये आ जाता है कि साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। इसके ब्रेक डाउन करने के लिए, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करने के लिए साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसका मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बोलो या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन का वो पार्ट जो साइटोप्लाज्म में होने वाला है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बिना ऑक्सीजन का यहाँ पे कार्बन, ये जो ग्लूकोज दिख रहा है, ये ब्रेक डाउन होता है। ध्यान समझो, यहाँ पे लिखते चलना है इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। यहां से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए हमको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्लियर है? ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो जब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज, अब ध्यान से समझो, ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, C6H12O6। C6 बोलने का मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के पास 6 कार्बन है। कंपाउंड के पास टोटल 6 कार्बन है। जब ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो ये 3-3 कार्बन वाले, ये खुद कंपाउंड जो है ये कितने कार्बन वाला हो जाएगा, 6 कार्बन वाला। तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड टूट करके, ब्रेकडाउन होकर के 3-3 कार्बन वाला या 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड नया फॉर्म करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पायरुविक एसिड, या फिर उसी का दूसरा नाम होता है पायरुवेट। अगर एनसीईआरटी का बुक देखोगे तो उसमें पायरुवेट वर्ड लिखा हुआ दिखेगा, और अगर कोई सा भी रेफरेंस बुक्स वगैरह अगर देखते हो तो वहां पे तुमको पायरुविक एसिड नाम से वहां पे तुमको यही सब्सटेंस देखने के लिए मिलेगा। तो देखो यहां से ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, तो होगा क्या, 6 कार्बन साइटो, या यहां से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 कार्बन। ये जो है ये ब्रेक डाउन होता है
पायरुविक एसिड, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है पायरुवेट। ये कितने कार्बन वाला होता है बोलने से ये हो जाएगा 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन। अब इसका मैं रिएक्शन, इसका मैं, अच्छा पहले इतने को नोट डाउन करो, इसको मैं शॉर्ट छोटा करता हूं और इतने को इधर इसका रिएक्शन लिखेंगे। ठीक, हाँ विजिबल है। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे क्या किए हुए हैं, 6 कार्बन वाले ग्लूकोज 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को हम लोगों ने 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में इसको ब्रेक डाउन करना है। तो इसका पहले रिएक्शन देख लो क्या होता है, C6 वेट C6H12O6। ऑक्सीजन साथ में नहीं लिखोगे क्योंकि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करने के लिए हमको ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो ये C6H12O6 जो है ये ब्रेक डाउन होता है C3H4 और O3। इसमें ये कितने कंपाउंड बनेंगे बोलने से 2। क्लियर हो गया इतना। और साथ ही साथ इसमें से H2O बाहर निकलेगा, H2O वो बैलेंस करके देख लेना कितना कितना उसमें से बैलेंसिंग में लगने वाला है। इसके बाद इसमें से H2O निकल जाएगा बाहर। ये है तुम्हारा फॉर्मूला फॉर पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। ये क्या हो जाएगा, पायरुविक एसिड, या फिर इसी को बोलते हैं पायरुवेट। और ये क्या है, ग्लूकोज। पहले इतने तक को दिमाग में बिठाओ। सबसे पहला प्रोसेस हम लोगों ने क्या किया हुआ था, यहाँ पे जब भी हम लोग को इंटरनल रेस्पिरेशन करवाना रहता है, ये हो जाएगा पूरा का पूरा ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में अगर सेल को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो सबसे पहला इसके पास ब्लड वेसल्स के थ्रू फूड आने वाला है, और ब्लड वेसल्स के थ्रू ही इसके पास ऑक्सीजन भी अभी सप्लाई मिलने वाला है। जैसे ही ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पे फूड आया, फूड बोलने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज C6H12O6, सबसे पहला ये एंटर करेगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करने के लिए, ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने के लिए कोई भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो बिना ऑक्सीजन के यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन के थ्रू फॉर्मेशन क्या होता है बोलने से पायरुविक एसिड। ग्लूकोज टोटल 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, पायरुविक एसिड जो है ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। देख रहे हो C3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हो जाएगा। H2O निकला हुआ है, और साथ ही साथ इसमें याद रखना इसमें 2 ATP का एनर्जी मिलेगा। 2 ATP, सिर्फ 2 ATP का एनर्जी यहाँ पे बनता है। क्लियर हो गया। 2 ATP का एनर्जी हम लोग को कहां से मिलेगा ये बोलने से, ये साइटोप्लाज्म में 2 ATP का एनर्जी फॉर्मेशन होगा। क्लियर है इतना। इतने को नोट डाउन करो जल्दी, इतने को जल्दी नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं इसका साइज को थोड़ा और छोटा करता हूं, स्पेस बने ताकि। हाँ विजिबल है। ये 3 चीजें अभी लिखी हुई, अभी तक लिखे हुए हम लोगों ने। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा था, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट हो रहा था, और साथ ही साथ इसमें 2 ATP का एनर्जी निकलता है, सिर्फ 2 ATP का। क्लियर हो गया इतना। अब ये प्रोसेस होने के बाद ध्यान से समझो, यहाँ पे ग्लूकोज का तो ब्रेकडाउन हो गया, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर क्या बना लिया है, पायरुवेट बना लिया। अब ध्यान से समझो, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड जो है ये अब ऑक्सीजन के साथ में ये दोनों आपस में एंटर करेंगे, दोनों साथ में एंटर करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पे पायरुविक एसिड भी आ गया या फिर पायरुवेट भी आ गया, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी आ गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका तो ये एक प्रोसेस हो गया साइटोप्लाज्म। सेकंड पार्ट जो रहता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग इसमें परफॉर्म करवाने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बोलने से, यहाँ पे आ जाएगा पायरुविक एसिड, या पायरुवेट लिख लो, प्लस यहाँ पे अब ऑक्सीजन को यूटिलाइज हम लोग करने वाले हैं। तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कहां पे होता है बोलने से, सेल के जब
इनर पार्ट में, बोलने का मतलब ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम लोग रेस्पिरेशन परफॉर्म करवाने वाले हैं तब के केस में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन किया जाता है, और पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन करने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। प्लेस कौन सा है बोला जाएगा तो वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। गलती से भी तुम ऑक्सीजन का यूज साइटोप्लाज्म में नहीं दिखाओगे, वो पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है बट उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तब जाकर के ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, यूटिलाइज होता है। क्लियर हुआ ये? अब देखो ध्यान से, पायरुवेट जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और साथ में ये बनाएगा क्या क्या बोलने से, एक तो बनाएगा H2O, साथ में बनाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस ये बनाएगा यहाँ पे 36 एटीपी का एनर्जी। तो देखो ध्यान से, साइटोप्लाज्म में कितने एटीपी का एनर्जी बन गया, 2 एटीपी का, और वहीं माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी का एनर्जी बना हुआ है बोलने से 36 एटीपी का। तो टोटल एनर्जी कितना बन गया, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 एटीपी, कहां से, एट साइटोप्लाज्म, सॉरी इन साइटोप्लाज्म, प्लस कितना हो जाएगा ये 36 एटीपी, ये आ जाएगा कहां पे बोलने से, ये हो जाएगा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, और टोटल मिलाकर के हमारा बॉडी कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 38 एटीपी का, 38 एटीपी का एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्लियर हुआ? और ये जो 38 एटीपी का एनर्जी मिला हुआ है ये पूरे फूड को ब्रेक डाउन करके नहीं मिला हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे फूड में से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके ये हम लोग को एनर्जी मिला हुआ है। ऐसे ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और जब सभी को ऐसे ब्रेक डाउन किया जाता है तो इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी को एनर्जी मिलने का काम होता है। तो हमारे बॉडी को टोटल कितना एनर्जी मिलता है बोलने से 38 एटीपी। कहां से मिलेगा बोलने से, पूरे फूड मटेरियल से नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन करने से मिलता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन कैसे हुआ है, दो प्रोसेस से होता है। सबसे पहला साइटोप्लाज्म में विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर जब दूसरे ब्लड वेसल से ऑक्सीजन आया हुआ जो रहता है उस ऑक्सीजन के साथ में पायरुविक एसिड जो है ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके अपना ब्रेकडाउन करेगा, जिसके जिसके थ्रू हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 एटीपी का एनर्जी बनता है। और 2 एटीपी का एनर्जी बना हुआ था साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में यहाँ से ये ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बना था तो प्लस यहाँ पे 2 एटीपी का यहाँ पे एनर्जी भी फॉर्म हुआ था। और यहाँ पे जब ये दोनों एंटर किए हुए थे तो यहाँ पे टोटल कितना 36 एटीपी का एनर्जी फॉर्म हुआ है। और यहाँ से बाहर क्या आएगा बोलने से CO2 प्लस H2O, और ये 36 एटीपी का एनर्जी। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 H2O और 36 एटीपी का एनर्जी बाहर आएगा। और ये सारे के सारे एनर्जी जो 38 एटीपी का एनर्जी बने हुए हैं इसको अब ये सेल जितना यूज करेगा और बाकी जो बच जाएगा उसको ये बाहर भेज देगा। क्लियर हो गया? ये यहां तक का था तुम्हारा इंटरनल रेस्पिरेशन का पार्ट। अब थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ इंटरनल रेस्पिरेशन में, उसको देखेंगे। पहले इतने को नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर इसको थोड़ा सा और रिकॉल करवाए, और फिर थोड़ा सा पार्ट बाकी है इसका, इसको कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। डन डन, गुड गुड। चलो, तो हो गया है। तो अब आगे देखो, इसमें इतना प्रोसेस होने के बाद अब देखो हम लोगों के बॉडी में, खास करके एनिमल बॉडी में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये हम लोगों को टोटल 3 टाइप से देखना रहता है। नेक्स्ट पेज निकालते हैं। ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस रहता है ये टोटल हम लोगों को 3 टाइप से देखना होता है, 3 टाइप से देखना होगा। ठीक है, देखो रेस्पिरेशन में तो सारे के सारे बॉडी में, चाहे वो प्लांट का बॉडी हो, एनिमल का बॉडी हो, कोई सा भी हो, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन किया जाता है बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज बाय यूजिंग ऑक्सीजन या फिर विदाउट ऑक्सीजन। क्लियर? तो ऑक्सीजन के साथ में या बिना ऑक्सीजन का भी उसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो ये जो ब्रेक डाउन होता है सारे बॉडीज में होगा। तो ग्लूकोज, अब इसको हम लोग 3 टाइप से क्लासिफाई करेंगे। एक काम करते हैं, ये डायग्राम तो है ही है, इसको कितना यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, नहीं करते, वेट, इमेज निकालते हैं वहीं से इसको क्लियर करेंगे।
चलो, ये डायग्राम तुम्हारा एनसीईआरटी डायग्राम नहीं है, ये फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट तुमको एनसीईआरटी की बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। विजिबल है, क्लियर है? हाँ, विजिबिलिटी ठीक है। ठीक, तो देखो ये तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये ब्रेक डाउन हुआ है इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज फॉर्म क्या किया हुआ है यहाँ पे, पायरुविक एसिड। यहाँ पे फॉर्म क्या है ये, पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड के पास अब तीन ऑप्शन होते हैं, या तो ये यीस्ट मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में इसका ब्रेक डाउन होगा। दूसरा, या तो ह्यूमन के केस में मसल्स, हमारे जो मसल्स होते हैं यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन होता है। और तीसरा जो रहता है ये हमारे सेल के इनसाइड में इसका ब्रेक डाउन होता है, जो कि अभी अभी हम लोग कवर करते हुए आए हैं। क्लियर? तो समझो, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के इनसाइड में पायरुविक एसिड का अगर ब्रेक डाउन होता है, तो ध्यान से समझो हमारे बॉडी में क्या बना हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना हुआ था, साथ में एनर्जी रिलीज हुआ था। लेकिन अगर यूनिसेलुलर बॉडी में अगर ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड का, तो वहां पे तुमको साथ में एक तो एनर्जी मिलेगा ही मिलेगा, एनर्जी तो मिलेगा, साथ ही साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, और उसके साथ उसमें एल्कोहल बनने वाला है, एल्कोहल। इसमें एल्कोहल का नाम जो है वो है इथेनॉल। एल्कोहल का नाम क्या है यहाँ पे, इथेनॉल। समझ में आ रहा है, इथेनॉल। ये हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जब हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ेंगे, तो 4th नंबर जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग देखेंगे डिटेल में कि इथेनॉल क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लियर? इसको बनाने का भी प्रोसेस देखने वाले हैं, इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस भी तुम्हारे सिलेबस में है। तो इथेनॉल बनाया कैसे आता है ये भी देखने वाले हैं। जो समझ में आ गया ये? तो अगर यूनिसेलुलर बॉडी में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन करना है, तो आफ्टर ब्रेकडाउन फॉर्मेशन क्या चीज होता है बोला जाए, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल है बोला जाए यहाँ पे, तो ये हो जाता है एथिल एल्कोहल। इसको बोलते हैं इथेनॉल। एथिल एल्कोहल को ही इथेनॉल बोला जाता है। इसके बहुत सारे और भी नाम होते हैं, देखेंगे इसके बारे में डिटेल हम लोग केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। सेकंड, हमारे अगर मसल्स के इनसाइड में अगर अगर ग्लूकोज का सॉरी पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, तब के केस में वहां पे भी ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। एब्सेंट नहीं होता, बहुत कम अमाउंट पे होता है। इतने कम अमाउंट पे होता है कि वो प्रॉपरली पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। तो अगर प्रॉपर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड मसल्स में नहीं होगा, तब के केस में यहाँ पे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। ये दो चीजें तो एकदम दिमाग में बिठा लो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में एल्कोहल बनता है, इथेनॉल या फिर एथिल एल्कोहल बोलो, इथाइल एल्कोहल बोलो। और अगर हम लोग हमारे बॉडी की बात करें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, देखो ध्यान से, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन है मतलब ऑक्सीजन तो है लेकिन कम अमाउंट में है। क्लियर हुआ? और ये जो है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सफिशिएंट अमाउंट पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो हमारे सेल्स में होते हैं। सेल्स के पास जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या क्या फॉर्म हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। वही अगर मसल्स में हमारे हुए रहेंगे तो यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिस वजह से पायरुविक एसिड का प्रॉपरली ब्रेकडाउन ना हो पाएगा और वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यही लैक्टिक एसिड जो रहता है ये हमारे मसल्स में क्रैम्प लेकर के आता है, क्रैम्प लाता है। समझ में आ रहा? जो ऐठन मरोड़न ये सब बोलते हैं ना, कि दौड़ भाग करके जब आएंगे तो पैर में ऐठन चालू हो जाता है, ये सारे क्रैम्प्स जो रहते हैं ये इसी वजह से होता है। जब हम दौड़ भाग करके आते हैं तो हमारे मसल्स के जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा और बहुत जल्दी उनको एनर्जी चाहिए, और इसी वजह से उनको ऑक्सीजन का सप्लाई भी बहुत तेजी से चाहिए। मसल्स के पास ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत तेजी से हो नहीं पाता है, और उस टाइम पे उन सेल्स के पास जो ग्लूकोज रहता है उसको वो पायरुविक एसिड में तो ब्रेक डाउन कर लेंगे, फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन कंप्लीटली नहीं हो पाएगा, और इस वजह से पार्शियली ब्रेकडाउन के थ्रू यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। क्लियर? इतना लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा। तो ये तुम्हारे पूरे के पूरे इसमें से डिटेल है, ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट तुमको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको पूरा एज इट इज याद रखोगे। जल्दी इसको नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे बढ़े। ये हो गया कंप्लीट अपना, इतने में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा रेस्पिरेशन। हो गया नोट डाउन? करो भाई जल्दी करो, अब ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट करेंगे।
डन, गुड। तो देखो अब ये कंप्लीट होने के बाद अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, हालांकि उसको हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, फिर जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसको फिर डिटेल में उसको डिटेल में उसको इलेबोरेट करेंगे, वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान से समझो, ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो प्रोसेस हुआ है, इसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी बोलते हैं। यही प्रोसेस क्या होता है, फर्मेंट, यही प्रोसेस फर्मेंट का होता है। जैसे अगर रात में हम लोगों को, अगर जैसे इडली इडली का बैटर हो गया, या फिर डोसा का बैटर हो गया, या फिर कोई सा भी बैटर हो गया जिसको कि हम लोग को स्पॉन्जी टाइप का कुछ फूड मटेरियल बनाना होता है, ढोकला, जैसे ढोकला हो गया, उसका बैटर हो गया, तो इन बैटर्स में करते क्या है, इन बैटर्स में जैसे मान लो इडली का जो बैटर है, उसमें पहले से ही राइस राइस तो मिला ही हुआ रहेगा, और राइस जो रहता है ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज्यादा सोर्स, बहुत रिच सोर्स होता है, ठीक। तो राइस राइस का जो पूरा का पूरा वो बैटर है, इसमें करते क्या है, ये तो एक तो राइस तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इसमें हम लोग यीस्ट डाल देते हैं। ये जो यीस्ट दिख रहा है, इसको इसमें डाल दिया जाता है, क्लियर। जैसे ही हम लोग इसमें माइक्रोब्स यीस्ट डालेंगे, यीस्ट यहाँ से यहाँ पे तो ग्लूकोज पहले से ही प्रेजेंट है, उसी ग्लूकोज को ये कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। यीस्ट जो है वो ग्लूकोज को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, जैसे ग्लूकोज खाना चालू करता है, वो उसके बॉडी में फिर उसका ब्रेकडाउन होना चालू होता है। तो आफ्टर ब्रेकडाउन यीस्ट का बॉडी जो रहता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बोलने से तीन चीज, क्या क्या है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल या फिर इथाइल एल्कोहल। एनर्जी को तो वो अपने बॉडी के लिए यूटिलाइज करने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो बॉडी से बाहर रिलीज कर देगा, क्योंकि उसका उसके बॉडी में कोई यूज नहीं है। और दूसरा इथाइल अल्कोहल भी उसके बॉडी में कोई यूज नहीं होता है, इसको भी वो क्या करता है, बॉडी से बाहर थ्रो आउट कर देता है, बॉडी से वो बाहर निकाल देता है। तो रात भर जब हम लोग ये प्रोसेस करने के लिए छोड़ देते हैं वहां पे, सुबह जब हम लोग उठ करके देखते हैं तो जो बैटर रहता है, बैटर का लेवल जो रहता है, ये लेवल जो रहता है ऐसे करके इंक्रीज हो गया रहता है, लेवल जो रहता है वो इंक्रीज हो गया रहता है। पहले मान लो जिस बर्तन में रखे हुए हैं, उस बर्तन में इस लेवल तक वो आया हुआ है, सुबह जब देखेंगे तो वैसे फूल गया रहेगा, ऊपर उठ गया रहेगा, क्लियर। रीजन क्या है बोलने से, ये जो यीस्ट था, यीस्ट या फिर कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बॉडी जो भी इस बैटर में प्रेजेंट था, वो फूड कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकल करके आएगा तो वो छोटे छोटे बबल्स क्रिएट करेगा, और उन्हीं बबल्स के वजह से इसका जो वॉल्यूम रहता है क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। साथ ही साथ जब सुबह के टाइम पे इसी बैटर को थोड़ा सा इसको स्मेल करके देखोगे, तो इसका जो स्मेल रहता है थोड़ा सा एल्कोहलिक स्मेल टाइप का आएगा, ठीक है, थोड़ा सा खट्टे खट्टे टाइप का स्मेल आता है, या एल्कोहलिक टाइप का स्मेल आता है, थोड़ा सा दूसरे अलग टाइप का स्मेल आएगा। वही जो स्मेल है किसकी वजह से होता है, इथेनॉल की वजह से होता है। समझ में आ रहा है, जब यीस्ट उसमें से फूड मटेरियल कंज्यूम करके जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला हुआ था, उन्हीं वेस्ट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डो को, और सॉरी डो नहीं, क्या था उसमें, बैटर को और थोड़ा सा उसका वॉल्यूम को बढ़ा देता है, और साथ ही साथ जो इथेनॉल था वो उसमें एक एक क्या बोलना चाहिए, एक अजीब टाइप से स्मेल ले आता है। क्लियर हो गया ये, तो ये होता है पूरा का पूरा प्रोसेस फर्मेंटेशन का। क्लियर, आ गया इतना समझ में। करो करो जल्दी करो फटाफट, इतने में से अगर कुछ नोट डाउन करना हो तो, नहीं तो फिर हम लोग चलें सीधा ट्रांसपोर्टेशन पे। डन, चलो देखो, तो क्लियर होने के बाद अब हम लोगों का अगला टॉपिक हम लोग चालू करने वाले हैं इसी का, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। कोशिश करते हैं अच्छा खासा पोर्शन आज इसका हम लोग खत्म कर दें। देखो ध्यान से, लगाओ, अगला हेडिंग लगाओ, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन डिफाइन कर लेते हैं इसको, इट इज अ मेथड it is a method
in which substances are taken out from one place to another inside the body. It is a method in which substances are taken from one place to another inside the body. ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन. अब ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स जो रहते हैं वो अलग अलग होते हैं. तो हम लोगों को मेनली इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगला लिखना है. इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली हम लोगों को तीन मोड्स के बारे में डिस्कस करना है. सबसे पहले पढ़ना तो एक ही बारे में है, लिखना बस तीन के बारे में. एक हो जाएगा डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है. जैसे कि बॉडी में अमीबा के केस में देखे हुए थे, कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाता है तो उसके वजह से उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा. सेकंड नंबर जो आ जाता है इसमें हम लोग का इन्वॉल्व होता है पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर. और थर्ड जो इसमें आ जाएगा ये हो जाएगा वस्कुलर सिस्टम. वस्कुलर सिस्टम. डिफ्यूजन हम लोग देख चुके हैं. डिफ्यूजन जो था ये अमीबा में होता है या फिर छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी में ये होने का काम करेगा ट्रांसपोर्टेशन. साथ ही साथ ये प्लांट्स में भी हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू देखने के लिए मिल जाता है. प्लांट्स में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए डिफ्यूजन वहां पे हेल्प बहुत ज्यादा करने वाला है. तो इसको हम लोग वहां पे भी देखेंगे. तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन. दूसरा प्लांट्स में भी डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है. लेकिन प्लांट्स में मेनली ट्रांसपोर्टेशन जो हम लोग को देखना है वो देखना है वस्कुलर सिस्टम के थ्रू, जिसमें से दो वेसल्स आएंगे. एक को बोलेंगे जाइलम, दूसरे को बोलेंगे हम लोग फ्लोएम. ठीक है, इसको देखेंगे लास्ट में. मुश्किल से हार्डली 5 या 7 मिनट का ये क्लास होगा इसके लिए, इससे ज्यादा का लेक्चर ही है नहीं. मेनली हमारा जो ये चैप्टर है ये पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पे बेस्ड है. सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहता है ये मेनली हम लोग देखने वाले हैं एनिमल्स के केस में, और एनिमल्स में भी हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन बींग्स के केस में. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के केस में हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम. तो टोटल 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और भी होते हैं, बट हम लोगों के लिए मेनली हमारे सिलेबस के हिसाब से ये 3 ही देखने हैं. ट्रांसपोर्टेशन के ये 3 मोड्स हो जाएंगे. एक हो जाएगा डिफ्यूजन, दूसरा हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा हो जाएगा वस्कुलर सिस्टम. जल्दी लिखो इतना. हो गया, गुड. देखो, तो इतना होने के बाद अब देखते हैं हम लोग कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स क्या क्या होता है. अगला हेडिंग लगाओ, पूरा मेन हेडिंग लगाओ, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग. देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंसेस होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो मेन ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड. तो इसमें लिखना इन ह्यूमन बींग ब्लड is responsible for transportation. In human being, blood is responsible for transportation. ब्लड जो रहता है यही ट्रांसपोर्टेशन का इसमें काम करने वाला है. क्लियर. ब्लड के थ्रू ही हम लोगों का पूरे के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है. आ गया समझ में ये. तो अगर ब्लड हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट करने वाला है तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो ब्लड है
एक्चुअल में वो ब्लड ही क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस कंपोनेंट का कौन सा फंक्शन होता है, और उसके बाद फिर हम लोग सेकंड पार्ट, तो पहले ये देख लो कि हम लोग को ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हम लोग को कौन कौन से पार्ट में पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हम लोग ब्लड को कंप्लीट कर लेंगे पूरा, ब्लड के बाद फिर जो पूरा का पूरा हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट कर लेंगे, ब्लड के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद फिर पूरा का पूरा हार्ट का फंक्शन, और फिर लास्ट में फाइनली सारे पॉइंट्स को हम लोग कंपाइल कर देंगे, तो हम लोग का पूरा ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक रेडी हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब देखो, जब ब्लड है तो ब्लड के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करना चालू करते हैं, ध्यान से देखो इसमें। अब देखो ब्लड जो होता है, ब्लड के मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम लोग बोलेंगे सॉलिड कंपोनेंट्स, पहले इधर लिखो लिक्विड कंपोनेंट्स, और दूसरा हो जाएगा इसमें से सॉलिड कंपोनेंट्स। एक हो जाएगा लिक्विड कंपोनेंट, एक हो जाएगा सॉलिड कंपोनेंट्स। लिक्विड कंपोनेंट्स का पार्ट क्या होता है बोलने से, यहां पे आ जाएगा साइटोप्लाज्म, ध्यान से समझना। ब्लड में 55% जो पोर्शन होता है वो लिक्विड पार्ट कंटेन करेगा, और 45% जो पार्ट होता है, 45% जो पोर्शन होगा ये सॉलिड पार्ट जो रहता है ये कवर करता है। साइटोप्लाज्म जो है ये लिक्विड का ही पार्ट है। इसमें से साइटोप्लाज्म में होता क्या है, साइटोप्लाज्म को फिर और अलग अलग पार्ट से अगर क्लासिफाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा एक वाटर, और अगला आ जाएगा अदर सब्सटेंसेस। खाली अब इतना ही लिखो क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में पार्ट है इसके कंपोनेंट्स, अदर सब्सटेंसेस। ठीक, वाटर अगर है तो वाटर यहाँ पे टोटल होता है 95%, और बाकी जो 5% बचा हुआ है वही सिर्फ होते हैं अदर कंपोनेंट लिक्विड पार्ट में। क्लियर हो गया? लिक्विड पार्ट में। अब आगे देखो, इसमें से ये है सॉलिड पार्ट टोटल तीन कंपोनेंट्स कंटेन करेगा। एक आता है इसमें से आरबीसी, एक आता है इसमें से डब्ल्यूबीसी, और तीसरा आ जाएगा इसमें से प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर? इसका साइज मेरे को थोड़ा छोटा करने दो क्योंकि इसमें लिखना बहुत है। ठीक, विजिबल है। तो देखो, आरबीसी हो गया, एक डब्ल्यूबीसी हो गया, और तीसरे को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स। तीनों के तीनों सॉलिड पार्ट होते हैं, लिक्विड नहीं होते हैं, तीनों के तीनों सॉलिड पार्ट होते हैं। ठीक, आरबीसी जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कार्पस्कल्स, रेड ब्लड कार्पस्कल्स, या रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा और एक नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इराइथ्रोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इराइथ्रोसाइट। क्लियर हो गया? इराइथ्रोसाइट। इसके बाद डब्ल्यूबीसी जो रहता है, डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलेंगे व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। इसको बोल रहे हैं व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। इसका जो दूसरा नाम होता है इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। अगला जो है ये प्लेटलेट्स का तो और फुल फॉर्म तो कुछ होना नहीं है, इसका दूसरा नाम जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ये नाम तुमको मेनली याद रखना है क्योंकि अब जो सीबीएसई क्वेश्चन दे रहा है वो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ये ल्यूको है, LEUCO। ठीक है, ल्यूकोसाइट। अब जो सीबीएसई क्वेश्चन दे रहा है वो इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट वर्ड से ही रिलेट करके दे रहा है। तब के केस में तुमको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स तुमको क्वेश्चन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ये तीन नाम तीनों कंपोनेंट्स के लिए तुमको याद रखना है एकदम बढ़िया से। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और साथ ही साथ है थ्रोम्बोसाइट। क्लियर हो गया? ये हो जाएंगे ब्लड के कंपोनेंट्स। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देखना है क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान से समझो। आरबीसी जो रहता है, आरबीसी क्या क्या, आरबीसी के पास क्या क्या होता है मेनली बोलने से, ये कंटेन करेगा हीमोग्लोबिन। एक काम करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हम लोग अगले ही पेज में लिख लेते हैं एक बढ़िया से। देखो, पहला नंबर आ जाएगा आरबीसी, कंटेन्स
हीमोग्लोबिन, HAEMO, हीमोग्लोबिन, HAE होता है, ठीक है। कंटेन्स हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के पास क्या रहता है? आयरन। आयरन रहेगा यहाँ पे, बस इतना ही लिख दो, आयरन कंटेन करेगा। साथ ही साथ आरबीसी जो रहता है, लाइफ स्पैन अगर इसका देखा जाए, लाइफ स्पैन अराउंड 120 डेज, अराउंड 120 डेज, ठीक। आरबीसी में और क्या लिखोगे इतना? कंटेन्स हीमोग्लोबिन हो गया, और लाइफ स्पैन, अच्छा लाइफ स्पैन इसका जो है ये 120 डेज हो गया। इसके बारे में और क्या लिखोगे? इतना ही तो बहुत है। क्लियर? हाँ, एक चीज और इसमें से लिख सकते हो, ये जैसे एक लिखना स्प्लीन, हमारे बॉडी का ही एक पार्ट होता है स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और साथ ही साथ इसको, इसका एक और नाम है, हालांकि आरबीसी से रिलेटेड नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ब्लड बैंक बोलने का मतलब ये है कि इसके पास में ब्लड स्टोर होकर के रहता है। जब भी बॉडी को यूटिलाइज करना होता है ब्लड का, अगर ब्लड का कमी हो जाएगा तो ब्लड का सप्लाई प्रॉपरली ये करने का काम करता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। साथ ही साथ ये आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, मतलब कि आरबीसी यहीं पे जाकर के उसका डेथ होता है, डेथ होने के बाद यहीं पे उसको क्या किया जाता है, पूरा का पूरा खत्म किया जाएगा, इसी वजह से इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। और साथ ही साथ इसको बोला जाएगा ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर है? ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये तुम्हारे आरबीसी को लेकर के डिटेलिंग हो जाएगा। लिखो, जल्दी लिखो फटाफट, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। जल्दी लिखो फटाफट। इसको बोलने क्या थे, इसके बाजू में लिख लेना, इराइथ्रोसाइट, इराइथ्रोसाइट। जल्दी करो, जल्दी फटाफट। हो गया? ठीक, गुड। अब ध्यान से समझो इसको। देखो, अगर बुक्स वगैरह देखोगे, रेफरेंस बुक देखोगे, या कोई दूसरे सोर्सेस पर अगर डिपेंडेंट रहोगे, तो वहां पे तुमको इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स दिखाया, सुनाया या पढ़ाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे काम का सिर्फ इतना है। अगर पढ़ाना होता तो मैं सिर्फ आरबीसी को ही 2 क्लासेस में पढ़ा सकता हूँ। आ रहा समझ में? तो बहुत ज्यादा कंटेंट्स तुमको नहीं करने हैं, सिर्फ उतने करने हैं जो तुम्हारे बोर्ड में काम आ जाए। उसके साथ में थोड़े एक्स्ट्रा कंटेंट्स रखने हैं अपने पास, क्योंकि अगर बोर्ड थोड़ा मोड़ा अगर पैटर्न चेंज भी करता है क्वेश्चन में, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है अभी। क्योंकि 11th में जब जाओगे तो कंप्लीटली हम लोग को डिजास्टर चेंज देखने के लिए मिलेगा पूरे के पूरे कोर्स में, ठीक है। तो अभी 10th के लेवल पे उतना ही मेहनत करो जितना तुमको आगे बढ़ने के लिए होगा। फालतू का दिमाग में बर्डन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो जितना ही जितना करवाया जा रहा है तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा भी अगर तुमको टाइम मिलता है, इसके अलावा भी अगर तुमको टाइम मिलता है, तो उस टाइम को इन्हीं चीजों को रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए उसमें यूज करो। फालतू की चीजों को पढ़ने के लिए ध्यान बहुत कम लगाना, ठीक है। ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट कंटेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखो, सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे इसमें से डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो रहता है, इसके पास क्या होता है बोलने से, ये बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को, या फिर बॉडी का क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से ये बॉडी का एक तरीके से ये सोल्जर या गार्ड है, समझ में आ रहा है, जो कि बाहर से आने वाले पैथोजन से लड़ने का काम करता है। समझ में आया? इट इज नोन एज गार्ड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, which fight with pathogens। पैथोजेंस का मतलब होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो कि हार्म या फिर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। इसमें लिख लेना ये हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? पैथोजेंस, ये पैथोजेंस से लड़ने का काम करेगा और हमारे बॉडी को ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है, हमारे बॉडी को ये प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये हो जाएगा डब्ल्यूबीसी के लिए। इसका लाइफ स्पैन याद रखना
इसके लाइफ स्पैन में लिखना फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज, फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज मतलब कुछ घंटे से लेकर के कुछ एक दिन या 2 दिन के आसपास तक का इसका लाइफ स्पैन रहता है। फिर हमारे बॉडी में पूरा का पूरा डब्ल्यूबीसी जो रहता है उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। और आरबीसी जो रहता है वो 120 डेज, 120 डेज बोलने का मतलब लगभग 4 महीने तक वो हमारे बॉडी में सर्वाइव कर सकता है। आ रहा समझ में इतना? और ये सिर्फ 120 डेज तक, सॉरी 120 नहीं, फ्यू आवर्स से लेकर के कुछ दिन बोलने का मतलब 1 या 2 दिन तक ही मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। थर्ड नंबर जो है ये है प्लेटलेट्स। इसमें लिखना इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अब तुम्हारे सिलेबस में तो ब्लड क्लॉटिंग का पूरा सिस्टम हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। जब पढ़ेंगे नहीं तो इसके बारे में डिटेलिंग में यहाँ पे बताऊंगा। क्लियर हो गया? इसको मैं ओरल समझा दूंगा कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, रिटर्न में हम लोग को नहीं लिखना है उसमें, ठीक है। तो देखो इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, इसका लाइफ स्पैन लिख लेना अराउंड 7 डेज, अराउंड 1 वीक लिख लो, 1 वीक। ये 1 हफ्ते के आसपास में हमारे बॉडी में सरवाइव करेगा। हफ्ते से लेकर के 10 दिन के आसपास में इसका रहता है, अराउंड 1 वीक ही लिख लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। मेन फंक्शन इसका क्या होता है बोलने से ब्लड क्लॉटिंग में ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। देखो ध्यान से, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पे मान लेते हैं कट लगा, जैसे ही कट लग जाता है तो फिर हम लोग का ब्लड जो रहता है, ब्लड जो रहता है ये एयर के टुवर्ड्स एक्सपोज होगा। क्लियर हो गया? और ब्लड में जब भी ब्लड जो रहता है ये जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर इसको जमाना चालू कर देता है। इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अपने खुद से जमना चालू करेंगे। जमने का मतलब ये क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि कहीं पे कट लगा है, यहाँ पे मान लो कट लगा है ऐसे, वेट 1 सेकेंड, हाँ, तो मान लो यहाँ पे ऐसे कट लगा हुआ है, तो होगा क्या, जैसे ही ब्लड यहाँ से बाहर आता है, ब्लड बाहर आने के बाद ये एनवायरमेंट में जो एयर है, एयर के कांटेक्ट में आता है। एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है इसमें फाइबर्स बनना चालू होगा, फाइबर्स का जाली बनना चालू होगा। जैसे चाय छन्नी होता है ना हमारे घर में, सेम वैसे ही। तो ये क्या करेगा, बाहर में ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा ये फाइबर्स का जाल बना देगा, फाइबर्स का पूरा यहाँ पे ऐसे नेट बना देगा, जाल। ये कट के बाहर इसके इनसाइड में प्रेजेंट है ब्लड के साथ साथ उसके सॉलिड कंपोनेंट्स उसके शेप होते हैं। जैसे आरबीसी का कुछ शेप होगा, आरबीसी ये मान लो, ये आरबीसी ये पूरा का पूरा ये बटन लाइक शेप में आ गया। डब्ल्यूबीसी मान लो, ये तो इरेगुलर शेप में रहता है, ये कुछ शेप में है। प्लेटलेट्स मान लो, ये एक शेप में आ गया। अब देख लो, ये जो जाली बना हुआ है इसका साइज बहुत छोटा है, और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनका साइज उसके कंपेरिजन में बहुत बड़ा है। तो जब पूरे के पूरे बाहर में ऐसे फाइबर्स का पूरा जाल बन जाता है, तो अंदर के जो सॉलिड कंपोनेंट्स रहते हैं वो बाहर नहीं आ पाते, और वहीं पे वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वहीं पे जमना चालू हो जाते हैं, ठीक है। और जमने के बाद फिर धीरे धीरे करके वो जो पार्ट रहता है वो अब सॉलिड पार्ट जो रहता है वो कंटिन्यूअसली जा करके एक जगह पे डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। तो वो एरिया जाहिर सी बात है, जब वो एयर के कांटेक्ट में तो थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद फिर अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो सॉलिड पार्ट्स थे वो सारा का सारा क्या किए हुए हैं, ये जो नेट बना हुआ था इस नेट के पास में पूरा का पूरा पाथ को ब्लॉक कर दिया है। इस वजह से फिर ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर से बॉडी के बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन ध्यान से समझना, जब कहीं पे कट लग जाता है तो कुछ देर बाद तो ब्लड आना बंद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना, उसमें येलो कलर का लिक्विड जो रहता है वो बाहर आते हुए रहता है। कहीं पे कट लगा हुआ रहता है तो थोड़ी देर के बाद ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद भी येलो कलर का एक हल्का सा येलो कलर का लिक्विड बॉडी के अंदर से बाहर आता है। और वो जो हल्का येलो कलर का लिक्विड बाहर आया हुआ था वही था तुम्हारे बॉडी का प्लाज्मा। ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, जो कि 55% जो रहता है वही है प्लाज्मा पूरा का पूरा लिक्विड है, और लिक्विड को ये जो जाल है ये रोक नहीं पाएगा। तो थोड़े थोड़े अमाउंट में ये जो सॉलिड पार्टिकल्स का डिपोजिशन हुआ रहता है उनके बीच से भी निकल करके थोड़े थोड़े अमाउंट में ये बाहर निकलते रहता है। थोड़ी देर के बाद ये भी निकलना बंद कर देता है। जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है उसके बाद फिर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा भी निकलना बंद कर देगा। और इसी तरीके से हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है। क्लियर? अगर 11th में पहुंचोगे तो 11th में ब्लड क्लॉटिंग पूरा का पूरा डिटेल में देखना है
कि कैसे कैसे होता है, कौन कौन से उसमें से कौन कौन से पार्ट्स ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। सिर्फ ये 3 कंपोनेंट्स नहीं होते, और भी इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आ रहा समझ में? और जब एक्सक्रीशन पढ़ाऊंगा किडनी, किडनी के टाइम पे भी इसका थोड़ा मोड़ा हम लोग वहां पे डिटेलिंग देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी हम लोग को ब्लड को ही फिल्टर करना है। तो ब्लड को फिल्टर करेंगे तो इसका मतलब ब्लड को फिल्टर करने के लिए उसमें ब्लड कंपोनेंट्स भी देखना पड़ेगा, किस चीजों को रखना है, किन चीजों को हम लोग को बाहर निकालना है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन वाले टॉपिक, ये जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा वहां पे भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा तुम्हारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से रिलेटेड सारे के सारे डिटेलिंग। इतने में कोई डाउट है? इतने में कोई डाउट नहीं? गुड। देखो, तो अगर इतने में और कोई डाउट नहीं है तो आगे का जो टॉपिक है ध्यान से समझो। अगला जो है ये हम लोगों का हो जाएगा ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है ये कुछ पाइप्स के थ्रू हमारे बॉडी में पूरा का पूरा सर्कुलेट होता है। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स देखेंगे, ब्लड वेसल्स के टाइप्स देखेंगे और उन्हीं के बारे में सिर्फ डिटेलिंग करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये हम लोग करेंगे कल, और कल ही हम लोग हार्ट करके पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आज हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स। लगाओ, अगला हेडिंग लगाओ इसमें ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो रहते हैं मेनली हम लोगों को इसमें 3 पार्ट पढ़ना, 3 चीजें पढ़ना है। एक हो जाएगा आर्टरी, एक हो जाएगा वेन, और एक देखेंगे हम लोग कैपिलरी। आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ध्यान दो, आर्टरी भी एक पाइप ही है, वेन भी एक पाइप ही है, और कैपिलरी भी एक पाइप ही है, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे पाइप्स का पूरा जाल होता है, नेट। समझ में आ रहा है? आर्टरी और वेन, देखो ध्यान से, अगर आर्टरी मान लेते हैं, एक आर्टरी को लेकर के हम लोग ऐसे काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन उसका जो बनेगा, जिसको हम लोग सामने से देखेंगे तो ऐसा हम लोग को स्फीयर दिखने वाला है, ऐसा हम लोगों को, सॉरी, ऐसा हम लोग को सर्कल दिखने वाला है। और वेन जो है, ये वेन बनाएंगे तो ये हो जाएगा वेन। ये पूरा का पूरा पार्ट कवर है। ये पूरा का पूरा पार्ट मसल से कवर है। ये जो व्हाइट से मैं अभी इसको शेड कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा पार्ट मसल से कवर है, मसल से ये कवर है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है, ये जो पाइप आता है आर्टरी, आर्टरी में देखो ये जो होल दिख रहा है ये छोटा सा है, और वेन में ये जो होल दिख रहा है ये बहुत बड़ा सा है, ठीक है। इसका मतलब आर्टरी में जो ब्लड का पासेज होता है, जो उसका जो पैसेज होता है, रास्ता होता है, पाथवे होता है, वो नैरो होता है, नैरो। और यहाँ पे ये जो ब्लड का पाथवे होता है ये थोड़ा सा वाइड होता है। ये जो पाथवे है, ये जो होल दिख रहा है जिसके थ्रू ब्लड पास होकर के जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, इसको बोलेंगे ल्यूमेन। ल्यूमेन का साइज आर्टरी में छोटा और ल्यूमेन का साइज वेन में बड़ा होगा। ल्यूमेन का साइज आर्टरी में छोटा होता है और ल्यूमेन का साइज वेन में बड़ा होता है। क्लियर हो गया? ये होता है तुम्हारा आर्टरी और वेन। आर्टरी जो रहता है मेनली, ये सब चीजों को पता ही होगा, आर्टरी जो रहता है वो मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेकर के जाएगा। वेन जो रहता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेकर के जाता है। आर्टरी जो है ये पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड को फैलाने का काम करता है, और वेन जो है ये पूरे के पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके वापस लाने का काम करता है। समझ में आया? ये तो ये हो जाएंगे तुम्हारे इसके दोनों के फंक्शन। साथ ही साथ कैपिलरी जो रहता है, कैपिलरी, कैपिलरी क्या काम करेगा बोलने से, ये मेनली सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस ऑकर हियर। और दूसरा काम इसका होता है वेन और आर्टरी, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना, इन दोनों के बीच में जंक्शन बनाना। भेजे में घुसा? इतना इतना क्लियर हो गया? गुड। चलो देखो, अब इसके बाद लिखने का काम जो है बस इतना ही लिख लेना इसमें, इसके बारे में इसको और ज्यादा नहीं लिखना है। और जो लिखने वाला चीज है, जो काम का है, वो मैं कल लिख पाऊंगा उसको। और इसके बाद इसमें देखो आगे
आज हम लोग देखेंगे इसका डायग्राम से। वेट, देखो ये है डायग्राम तुम्हारा आर्टरी और वेन का। क्लियर है? हाँ क्लियर दिख रहा है। देखो ध्यान से, रेड कलर में जो गया हुआ है ये हो जाएगा तुम्हारा वेन, ब्लू कलर में जो गया हुआ है ये हो जाएगा तुम्हारा आर्टरी। और देख लो ये वेन आया, ये इधर से सॉरी इधर से ये वेन आया, इधर से आर्टरी आया, दोनों के दोनों ये पूरे के पूरे नेटवर्क में मिले हुए हैं। और यही नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरी। यही नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरी। क्लियर? नेक्स्ट ये वाला डायग्राम देखो, ये तुमको ल्यूमेन दिखाएगा। ये ल्यूमेन है तुम्हारा आर्टरी का, और उस साइड में ल्यूमेन तुमको दिखा रहा है वेन का। इसमें ये जो बीच में होल दिख रहा है इसका साइज छोटा है, इसमें ये जो बीच का होल दिख रहा है इसका साइज क्या है? बड़ा है। इसका मतलब ब्लड के पैसेज के लिए या ब्लड के पैसेज के लिए वेन जो रहता है ये वाइड एरिया प्रोवाइड करता है, और वहीं अगर हम लोग आर्टरी की बात करेंगे तो आर्टरी थोड़ा सा छोटा एरिया प्रोवाइड करता है। अब इसमें तुम कॉन्सेप्ट ये बिठाओ दिमाग में कि पहले ये सोचो कि अगर कोई सा पाइप है जिसमें कि पानी का हम लोग सप्लाई लेकर के आए हैं, तो अगर पाइप का साइज छोटा रहेगा तो जो पानी रहता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है या कम होता है? पहले ये सोचो। और वहीं अगर पाइप के साइज को हम लोग बढ़ा देते हैं तो उतना ही पानी अगर उसमें से हम लोग पास करवाएंगे तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? पहले ये सोचो। तो ध्यान से समझना, जब हम लोग पाइप का साइज को छोटा कर देते हैं तो प्रेशर जो रहता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो जब भी हम लोग को पानी को दूर दूर तक भेजना रहता है तो हम लोग करते क्या है, जो पाइप का जो सामने वाला पोर्शन रहता है उसको ऐसे करके प्रेस कर देते हैं। जैसे ही प्रेस करेंगे उसका जो एरिया रहता है, एरिया क्या हो जाएगा? छोटा। और एरिया जैसे ही छोटा होता है पानी उसमें से बहुत ही प्रेशर के साथ बाहर निकला चालू होता है। क्लियर? इसका मतलब अगर ल्यूमेन का साइज छोटा है तो इसमें ब्लड जो है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो होगा, हाई प्रेशर के साथ। और वहीं अगर ल्यूमेन का साइज तुम्हारा बड़ा हो जाएगा तब के केस में ब्लड जो है ये लो प्रेशर के साथ उसमें फ्लो होगा। इसका मतलब वेन में ब्लड का जो प्रेशर रहता है ये कम होता है एज कंपेयर टू आर्टरी। एज कंपेयर टू आर्टरी, आर्टरी में ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर से फ्लो होगा और वेन में ब्लड कम प्रेशर के साथ फ्लो होगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? गुड। अब देखो आगे, ये इसमें तुमको बताया जाएगा ल्यूमेन का साइज। देखो ध्यान से, इसमें देखो ये है तुम्हारा आर्टरी और वो है तुम्हारा, सॉरी ये है तुम्हारा आर्टरी, हाँ, और ये तुम्हारा वेन। वेन में देखो ये जो ल्यूमेन का साइज दिखा रहा है, ल्यूमेन का साइज वो थोड़े से लार्ज है एज कंपेयर टू आर्टरी। आर्टरी में देखो ये ल्यूमेन का साइज अगर दिख रहा हो ढंग से तो आर्टरी में तुम्हारा ल्यूमेन का साइज जो है ये स्मॉल दिखाया जाएगा एज कंपेयर टू वेन। और ये दोनों के दोनों ब्लड वेसल्स जो है ये कनेक्ट हुए हैं, किसके थ्रू बोलने से? ये कनेक्ट हुए हैं कैपिलरीज के थ्रू। क्लियर? कैपिलरीज के दो फंक्शन, एक तो ये आर्टरी और वेन इन दोनों को ज्वाइंट करने का काम करता है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, और दूसरा सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करने का, गैसेस एक्सचेंज हो या फिर फूड एक्सचेंज हो, कुछ भी चीज का एक्सचेंज अगर बॉडी में कहीं पे भी होना रहता है सेल्यूलर लेवल पे तो उस जगह पे तुमको कैपिलरी जरूर देखने के लिए मिलेगा। लंग्स में देख चुके हैं, लंग्स के पास जो एल्वियोलाई था वहां पे भी कैपिलरीज प्रेजेंट थे। हार्ट में भी देखेंगे कि हार्ट में भी बहुत उसका जो आउटर सरफेस रहता है वहां पे भी कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। और ये देख लो सेल्स, जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, सेल्स के बाहर में भी ये कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं। तभी जाकर के सेल को अगर किसी चीज का रिक्वायरमेंट होगा तो ये उनको सप्लाई प्रोवाइड कर पाएंगे। भेजे में घुसा इतना? इतना समझ में आ गया? गुड। आगे देखो, ये है वो कैपिलरी का डायग्राम। कैपिलरी होते हैं ऐसे। अब कैपिलरी जो रहता है वो जोड़ करके रखा हुआ है किसको? आर्टरी और वेन को। ये हो जाएगा तुम्हारा आर्टरी और ये हो जाएगा तुम्हारा वेन। क्लियर है इतना? अब देखो इसमें कल हम लोग इसके बारे में डिटेलिंग करते हुए चलेंगे, आज थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हुए चलो। ये है एक ह्यूमन बॉडी, ये हो जाएगा एक ह्यूमन बॉडी। इस बॉडी को ध्यान से देखो कि ये जो हार्ट है, हार्ट हार्ट
इस बॉडी में यही है तुम्हारा राइट साइड, और ये हो जाएगा बॉडी का ही लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड की तरफ हार्ट जो है ऐसे टिल्टेड है, लेफ्ट साइड की तरफ हार्ट क्या है, टिल्टेड है। अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड रहेगा तो लेफ्ट लंग्स जो रहता है उसका साइज क्या हो जाएगा तुम्हारा, छोटा। क्लियर हो गया, लेफ्ट साइड का जो लंग्स रहता है वो हो जाएगा तुम्हारा साइज में छोटा। अब देखो ध्यान से, बाकी सारे डायग्राम्स जो भी हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग कॉपी में या बोर्ड में मिरर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मिरर डायग्राम बोलने का मतलब ये होता है कि हम लोगों का जो राइट है उसी तरफ हम लोग मान करके चलेंगे ऑब्जेक्ट का भी राइट। मान लेते हैं ये डायग्राम हार्ट का नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का है, तो मैं इसी ह्यूमन का इस साइड को मानूंगा उसका राइट और इस साइड को मैं मानूंगा उसका लेफ्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज जिसमें कि मिरर इमेज में होता क्या, जैसे मैं यहाँ सामने में खड़ा हो गया तो मेरा राइट जो है वो सामने वाले का लेफ्ट हो जाएगा और मेरा लेफ्ट जो है वो सामने वाले का राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? तो तब के केस में मेरा राइट को जब मैं उसी का राइट मानूंगा, मेरा राइट को मैं जब उसी का राइट मानूंगा तो इन्वर्जन हुआ, यहाँ पे साइड जो है वो चेंज हुआ है। तो यहाँ पे ये साइड क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। वही हार्ट की अगर बात करेंगे, हार्ट की अगर बात करेंगे तो हार्ट के केस में बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर उल्टा बनाओगे, मतलब ऐसे। ये जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा हार्ट, ठीक, ये फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये हार्ट मान लेते हैं, ये बनने वाला है, ठीक है। ये हार्ट जैसे हो जाएगा तो हार्ट का ये जो साइड है, ये जो साइड है इसको हम लोग लेंगे लेफ्ट, और हार्ट का ये जो साइड है इसको हम लोग लेंगे राइट। मतलब हम लोगों का जो राइट साइड रहेगा उसको लेना है हार्ट का लेफ्ट साइड। क्लियर हुआ ये? उसको लेना है हार्ट का लेफ्ट साइड, और हम लोगों का जो लेफ्ट है उसको लेना है हार्ट का राइट साइड। ये एकदम दिमाग में बिठा दो, क्योंकि अगर ये साइड तुम चेंज कर दोगे तो अभी जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग हार्ट से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा इधर उधर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? लेफ्ट को अगर राइट बना दिए, राइट को अगर लेफ्ट बना दिए, हाँ, तो पूरा का पूरा वेसल्स जो ब्लड लेकर के हार्ट के पास आने वाले रहेंगे उसको पूरा चेंज कर दोगे। इसी वजह से ये पूरा दिमाग में अभी से बिठा लो कि जब भी हम लोग हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट में हम लोग उस साइड को मानेंगे लेफ्ट और इस साइड को हमेशा हम लोग मानेंगे राइट। जैसे मान लो लंग्स का पढ़ना रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो लंग्स पढ़ना है, ये तब के केस में हम लोग ये वाले लंग्स को मानेंगे राइट लंग्स और इस वाले लंग्स को मानेंगे हम लोग लेफ्ट लंग्स। क्लियर? ये बाकी सारे डायग्राम में हम लोग को यही पैटर्न फॉलो करना होता है। लेफ्ट बोलने से वो साइड आएगा, राइट बोलने से ये साइड आएगा। सिर्फ हार्ट इकलौता ऐसा डायग्राम है जिसको कि हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो उसी साइड में हम लोग को लेफ्ट लेना रहेगा और इस साइड में राइट। ये एकदम दिमाग में बिठा लो, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी में अगर चेंज करते हैं, हल्का सा भी अगर साइड में चेंज किए, राइट को लेफ्ट या फिर लेफ्ट को राइट, तो पूरा का पूरा हार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हार्ट के डायग्राम के लिए याद रखना है हम लोग लेफ्ट उस साइड बनाएंगे और राइट इस साइड बनाने वाले। क्लियर हो गया? आ जाएगा इतने में समझ में? तो कल के क्लास में हम लोग अब हार्ट का स्ट्रक्चर, पूरे बॉडी में जो डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट के थ्रू, लंग्स से हार्ट में जाएगा ब्लड वेसल, ब्लड वेसल फिर हार्ट से बॉडी में जाएगा, बॉडी से वापस हार्ट में आएगा, हार्ट से वापस लंग्स में जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग कल देखेंगे और साथ ही साथ हार्ट के बारे में डिटेलिंग करेंगे। हार्ट मुश्किल से हार्डली 7 to 10 मिनट्स में हार्ट का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो कल के क्लास में हम लोग का ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम लोग का अगला जो टॉपिक आने वाला है ये हो जाएगा रेस्पिरेशन। क्या क्या हो गया हम लोगों का? न्यूट्रिशन हो गया, ये हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन भी कंप्लीट हो जाएगा कल तक, और उसके बाद मुश्किल से 2 या 3 क्लास में ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ज्यादा करेंगे तो फिर दिमाग से एक एक चीज उतरना चालू हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, फिर से रिवाइज करवाते रहा हूँ, हर अगले क्लास में आने से पहले पुरानी चीजों को रिवीजन करके ही पहुंचना, तब जाकर के बिल्कुल भी बिना स्ट्रेस लिए हुए सारा का सारा बायोलॉजी जो है वो यहीं पे क्लास में तुमको मैं याद करवा दूंगा, बशर्ते पिछले वाली चीजों को याद करते हुए आओ। क्लियर? चलो ठीक है, सेशन एंड किया जाता है आज।